गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो केन्जियन थ्योरी में ये सबसे पहले टू सेक्टर केन्जियन थ्योरी है। दैट मॉडल एज्यूम्स आउटपुट टू बी परफेक्टली इलास्टिक टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है तो आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद अजाम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट अजाम्पशन शॉर्ट पीरियड। क्लासिकल्स जो है वो लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, लेकिन केन्स जो है वो हमेशा शॉर्ट पीरियड की बात करता है। परफेक्ट कंपटीशन, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है, दैट इज वाई क्लोज्ड इकोनॉमी। अदरवाइज हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे जी और एक्स माइनस एम को नहीं लिया है, सिर्फ सी प्लस आई को लिया है। लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन का एक ही फैक्टर है वो है लेबर। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। मनी एल्यूजन, मनी एल्यूजन होता है कि मनी वेजेस से के बढ़ने से रियल वेजेस भी बढ़ेंगे, राइट। पर हमेशा ये नहीं होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि मनी वेजेस बढ़े लेकिन प्राइसेस भी बढ़ गए तो रियल वेज नहीं बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चले हैं केन्स की लेबर में मनी एल्यूजन होता है। उनको लगता है कि अगर हमारा मनी वेज बढ़ गया है तो रियल वेज भी बढ़ गया है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो केन्स जो है लेके चल रहा है कि सेविंग जो है सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन ही नहीं है बल्कि इनकम का भी है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो एमईसी का फंक्शन है, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मनी एज अ स्टोर वैल्यू, मनी जो है सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है बल्कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। क्लासिकल्स जो है वो लेते थे कि सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन केन्स इससे थोड़ा आगे चल रहा है, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटर्मिनेशन देखते हैं। दो तरीके से देखेंगे, एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम आउटपुट, ठीक है। दूसरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहले तो हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वो जीडीपी ले रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउटपुट तो एक्स एक्सिस पे लेना है हमें। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेंगे, कंजम्पशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सी हमारे पास क्या फंक्शन है, सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। अल्फा इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, बीटा इज द एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास 500 इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन इनकम। ये इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इनकम चाहे जितना मर्जी हो मार्केट में जो है उतना का उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। केन्स जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा है, ठीक है। तो एक कंजम्पशन हमारे पास ये आ जाता है जो कि 200 से स्टार्ट है, विच मीन्स कि अगर मेरे पास इनकम जीरो है तो भी मेरे पास कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। फिर उसके बाद जो है दोनों को एडअप करके मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाता है। एज आई टोल्ड यू, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या डिमांड में सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ यही लिया है, इन दोनों को जो है इग्नोर किया है। तो जहाँ पे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया वहां पे हमारे पास ये सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया है। अब इसी को जो है एक टेबल एंड डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आउटपुट दोनों का इक्विलिब्रियम लेके आने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे जीडीपी है, डिजायर्ड कंजम्पशन है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आप पहले देखो कि मार्केट में जीडीपी जीरो है लेकिन फिर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेरे पास आ गया 875। इनकम इज जीरो बट जो मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। तो सिमिलरली आप देखिए यहाँ तक ये ऐसा रहेगा कि इनकम जो है मेरे पास थोड़ा कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एंड दिस इज द एक्सपेंशनरी फेज जहां पे आउटपुट इज लेस देन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। फिर एक लेवल आता है 3500, 2700, 800, 3500। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल, राइट, ठीक है। उसके बाद एक जो है लेवल आ जाता है जहां पे आउटपुट ज्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। यानी कि मार्केट में क्या होता है, पहले आउटपुट बढ़ता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, लेकिन आउटपुट ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से, सॉरी आउटपुट कम होता है एक्सपेंडिचर से। फिर उसके बाद जो है एक इक्विलिब्रियम का लेवल आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मार्केट में आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
लेकिन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उतना नहीं आता है, राइट। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जीडीपी एंड वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 45 डिग्री पे मेरे पास वो रेफरेंस लाइन है जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल है, लेकिन एक्चुअली में इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होता है। तो ये मेरे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का रे है जिसमें मेरे पास C+I दोनों है, ठीक है। तो पहला फेज मेरे पास क्या है, जहां पे मेरा आउटपुट कम है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इसको हम एक्सपेंशनरी प्रेशर होगा यहाँ पे, यानी कि इकोनॉमी धीरे धीरे एक्सपेंशन की ओर जाएगी और फिर एक्सपेंशन की ओर जाके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद जो लेवल आ जाता है, दैट लेवल इज कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेशर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे मार्केट फिर अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लेके आएगी, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे ज्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम है, राइट। तो अब ये जो हमारे पास अप्रोच था, ये था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट अप्रोच। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम जीडीपी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C+I और आउटपुट C प्लस इनकम जिसको हम कह देते हैं, दैट इज C+S, सेविंग प्लस कंजम्पशन, ठीक है। नाउ C+S इज इक्वल टू C+I, तो C के साथ C कैंसिल हो गया, तो S इज इक्वल टू I। ये एक सिंपल सा थिंग है जो दिया है। अब क्लासिकल्स इसमें क्या कहते हैं, क्लासिकल सिंपल एक बात बोलते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने क्लासिकल में पूरा पढ़ा है, तो ये क्लासिकल अप्रोच है। लेकिन केन्स इस बात को नहीं मानता है। केन्स क्या बोलता है, केन्स कहता है कि सेविंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर। सेविंग सिर्फ आर का फंक्शन नहीं है, रेदर ये इनकम का फंक्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना मर्जी क्यों ना हो, अगर इनकम है तो सेविंग बढ़ेगी, नहीं है तो सेविंग नहीं बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ आर। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आर का फंक्शन नहीं है, इंस्टेड इट्स प्राइमरीली फंक्शन ऑफ MEC, यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर मार्केट में लग रहा है कि रिटर्न्स मिलेंगे तो ही जो है इन्वेस्टमेंट्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो क्लासिकल्स बोलते हैं आर परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन केन्स बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक मिनिमम लेवल तक रखना पड़ता है। और इसी को उसने लिक्विडिटी ट्रैप भी कहा है, कि लिक्विडिटी ट्रैप का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। उसके बाद आ जाता है एक्स एंटे, एस एंड आई, एक्स पोस्ट, एस एंड आई। ये टर्म्स जो हैं वो केन्स ने हमें दी हैं। एक्स एंटे होता है प्लान्ड, कि जो भी प्लान्ड है हम पहले सोच के चलते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना सेविंग होना चाहिए। दूसरा हम ये देखते हैं एक्स पोस्ट होता है जो अनप्लान्ड है, अनइंटेंडेड है, राइट। हमें नहीं पता है, अब जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं कुछ कुछ इंडस्ट्री में, अनप्लान्ड सब कुछ चीजें चल रही हैं। दिस इज एक्सपोज्ड, जहाँ पे हमें नहीं पता था, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट हमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड सेविंग या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो केन्स ने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। उसने क्या एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए कोई एक इकोनॉमी है जिसमें 500 करोड़ का आपने आउटपुट बना दिया, ठीक है। 500 करोड़ का आउटपुट बना दिया, आपने सोचा 500 करोड़ आउटपुट बनाया तो 500 करोड़ का 500 करोड़ जो है वो सेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में 400 करोड़ का सेल हो गया, ठीक है, 100 करोड़ रह गया। अब ये जो 100 करोड़ है, जब हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं तो हम कहेंगे चेंज इन इन्वेंट्री इज द 100 करोड़ विच इज इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। इन्वेंट्री में जो चेंज हुआ, कैपिटल में चेंज हुआ 100 करोड़, जिसे हम अदर वर्ड्स में ये भी बोल देते हैं कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का हुआ। तो सिंपल सी बात, मैंने एग्जांपल क्या ली कि 500 करोड़ का आउटपुट बना, 400 करोड़ का बिक गया, 100 करोड़ रह गया, जिसको हमने चेंज इन कैपिटल लिख के या चेंज इन द स्टॉक लिख के इन्वेस्टमेंट में बना दिया, ठीक है। अब इस चीज को आप समझिए, ये एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ थी, राइट, जो प्लैंड थी, लेकिन अब ये अनप्लैंड है। अब ये मार्केट ने हमें जो है, जो हमारे पास बच गया माल, उसको वापस हमने इन्वेस्टमेंट में गिन लिया। दिस इज एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। मान के चलिए ये मेरे पास एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, 500 करोड़ का आउटपुट बना है तो 500 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ। 500 करोड़ में से लोगों ने 400 करोड़ पिया तो खर्च कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। अब 100 करोड़ क्या है मेरे पास, सेविंग है। सेविंग इज इक्वल टू 100 करोड़। अब आप सीधे तौर पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है, कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ है, सेविंग भी 100 करोड़ है, ये बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ था, उसमें मैंने एडअप करके 100 करोड़ 600 करोड़ कर दिया है। ये मेरा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है और ये एक्स पोस्ट सेविंग है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो सही मायने में मार्केट में हम ये नहीं कह सकते कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये एक ही चीज नहीं है। एक ही चीज तब होती जब मैं प्लान्ड कोई सेविंग किया है और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं, नया जो सेविंग हुआ है, फिर से नया एक और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो मार्केट में, तो उसको हम सही इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इसको हम सही इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। इसीलिए केन्स ने जो क्लासिकल्स का एसर्शन है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर रहता है, उसको रेफ्यूट किया है, राइट। तो उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं इस टेबल को, क्योंकि इस टेबल में हम एक चीज और एडअप कर रहे हैं। पहले हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तक की बात की थी, अब हम सेविंग की भी बात करेंगे, क्योंकि 2 एजर्शंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट, दूसरा ले रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास और चीज आ जाती है सेविंग। इन्वेस्टमेंट देखिए ये ऑटोनोमस ही है, जितना है उतना ही रह रहा है 800 यानी कि, ठीक है। अब मार्केट में हमने देखा जब तक जो हमारे पास आउटपुट या इनकम इज लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, वहां तक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि आगे फर्दर कभी भी मार्केट में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, एक्सपेंशनरी प्रेशर ये हमारे पास होगा, ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारे पास जहां पे इक्विलिब्रियम है, जहां पे सब कुछ इक्विलिब्रियम है। AEYIS ये भी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि मेरे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बराबरी में है। लेकिन फिर एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे मार्केट में मेरे पास आउटपुट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर उतना नहीं है, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी जो है मेरे पास लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट किया है, 3500 वाला जो हमने टेबल में देखा था वही सेम हमें दिख रहा है कि हेयर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास नेगेटिव भी है, सेविंग डिस सेविंग भी है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है C इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई, ठीक है। तो जहां अल्फा होगा, जहां पे ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, वहां पे कुछ पहले डिस सेविंग होगी, वेयर इनकम इज 0, फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट कम्स टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग के बराबर होगा, राइट। अब इन दोनों अप्रोचेस को जो है सेम कर लेते हैं। ये दोनों अप्रोचेस एक्चुअली एक ही हैं, ठीक है। पहली अप्रोच हमें क्या कहती है, जहां पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आउटपुट दोनों बराबर होंगे, और वही अप्रोच हमें कह रही है जहां पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होंगे। जैसा हमने टेबल में देखा वैसा ही ये सेम हमने दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा करके देखा है, where aggregate expenditure is equal to y and investment is equal to saving। ये दोनों ही चीजें इक्विलिब्रियम में है, तभी हम सही इक्विलिब्रियम मार्केट में बोल सकते हैं, राइट। अब एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है।
पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या चीज है? कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेविंग से बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, लेकिन केन्स इस बात को रिफ्यूट करता है। केन्स बोलता है ऐसा नहीं है, अगर आप मार्केट में सेविंग बढ़ा दोगे तो इनकम कम हो जाएगा। सेविंग बढ़ने का मतलब है लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी, इकोनॉमी में से कुछ पैसा बाहर निकल गया, जो पैसा बाहर निकल गया वो अब फर्दर इनकम जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जीडीपी लिया है, यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेंगे वाई एक्सिस पे। तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है, दिस इज द सेविंग। ठीक है, ये सेविंग बिल्कुल सप्लाई की तरह ही है हमारे पास। सप्लाई का कर्व जैसा हमारे पास होता है, पॉजिटिव जो कर्व होता है वो सेम ही है कर्व। तो यानी कि ये एसएस से S1 यानी पहले क्या था मेरे पास, सेविंग इतना था, उसके बाद सेविंग बढ़ाया गया टू द S1 पोजीशन। ठीक है, तो सेविंग के बढ़ाने से इनकम क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कि हमें लगता है कि सेविंग के बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ेगा, बट सेविंग के बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ता नहीं है, उल्टा इनकम जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड होता क्या चीज है, पहले ये बता देती हूँ आपको। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ज्यादातर क्लासिकल्स, ज्यादातर जो भी इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं डिमांड बढ़ाइए, डिमांड बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन केन्स बोलता है डिमांड बढ़ाइए लेकिन साथ साथ सप्लाई भी बढ़ाइए। दोनों को बढ़ाओगे तो इफेक्टिव डिमांड बनेगा और डिफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने का ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो AD पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इस केस में हमारे पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो मार्केट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव डिमांड का? सबसे पहले रिफ्यूटिंग सेज लॉ। सेज लॉ क्या कहते हैं? सेज लॉ कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप जितना मर्जी मार्केट में डिमांड कीजिए, आप जितना मर्जी सप्लाई कीजिए, डिमांड अपने आप आएगा। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द डिमांड, आपको सिर्फ सप्लाई करना है। लेकिन केन्स कहता है ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर सप्लाई बढ़ा दोगे तो डिमांड अपने आप आ जाएगी, बल्कि उसने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना कि इनकम बढ़ता है। सो दैट इज वाई थ्रू इफेक्टिव डिमांड, तो ये रिफ्यूट कर रहा है कि सेज लॉ नहीं वर्क करता है। इन स्पाइट ऑफ दैट डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बढ़ने चाहिए। रिफ्यूटिंग ऑफ पीगूज थ्योरी ऑफ वेजेस। अब पीगूज थ्योरी ऑफ वेजेस हमें क्या बोलता है? कहता है वेजेस कम कर दो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। केन्स कहता है ऐसा नहीं होता है, अगर आप वेजेस कम कर दोगे डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड कम हो गई तो डेफिनेटली आउटपुट भी कम बनाने की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा, तो उसको भी रिफ्यूट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे जो है केन्स इसके थ्रू हमें इम्पोर्टेंस बताता है कि एग्रीगेट डिमांड में बोथ एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। एग्रीगेट डिमांड में सी भी इम्पोर्टेंट है, आई भी इम्पोर्टेंट है। सी डिमांड फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी आ जाता है, सप्लाई में भी आ जाता है। इन्वेस्टमेंट होगा तो सप्लाई बढ़ेगी। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, एक पॉइंट आ जाता है कि हमें लगता है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, एक टाइम के बाद एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी अल्टीमेटली कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमें लगता है कि वो डेवलप हो रहे हैं बट या डेवलप्ड हो चुके हैं, बट एक्चुअली दे विल ऑल्सो फेस द पॉवर्टी। एक्चुअली वहां पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, राइट। सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे एक जो है केन्स ने ये कहने की कोशिश की है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबरी में चलेंगे और इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे मार्केट में, क्योंकि अगला ही पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम,
केन्स कहता है सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी मार्केट में हो सकता है, जबकि क्लासिकल्स ये बात बोलते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही रहेगा, कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ इफेक्टिव डिमांड, तो सबसे पहला इफेक्टिव इज अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कहते हैं इफेक्टिव वर्ड अपने आप में क्या होता है कि हम लोग डिमांड का जब सिंपल एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं डिमांड अपने आप में इफेक्टिव है। डिमांड का मतलब ही यही है कि जब आप बाहर जाके पैसा खर्च करके कोई चीज ले आते हो, तो कहते हैं डिमांड के आगे इफेक्टिव लगाना इट्स अननेसेसरी। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, सो इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है। कहते हैं ये जो बात बोलते हैं कि इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड का एग्रीगेट डिमांड से क्या लिया है कि जो रिसीट्स है एंटरप्रेन्योर्स की, यानी कि वो तो एक्सपेक्टेशन हो गया, तो दिस इज एक्सपेक्टेड डिमांड नॉट द इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। उसके बाद केन्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ईडी इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे तीन चीजों की दो तीन बातें ही की है, इफेक्टिव डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो केन्स कहते हैं कि इनका एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है, अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ा दोगे इनकम एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, इकोनॉमी किस तरीके का है, क्या क्या चीजें। अब आज की डेट में इफेक्टिव डिमांड हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, राइट, सब लॉकडाउन है, सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिमांड तो उतना का उतना ही है। सो अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ अप्लाइड ओनली टू द डेवलप्ड कंट्रीज, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे ही अप्लाई होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नैरो कॉन्सेप्ट, ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात किया है, फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं की है। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन दोनों ही इग्नोर किए, सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी लिया है। देख लेते हैं फीचर्स ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला मेरे पास है शॉर्ट रन नेचर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स। तो केन से पहले क्लासिकल्स थे, क्लासिकल्स ने क्या बोला था, लॉन्ग रन में सब अच्छा होता है, लॉन्ग रन केन्स बोलता है कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड, हमें नहीं पता है लॉन्ग रन में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वी आर टॉक अबाउट शॉर्ट रन नेचर, ठीक है, कि हम शॉर्ट रन के बारे में बात कर सकते हैं, लॉन्ग रन के बारे में बात नहीं कर सकते। केन्जियन इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इन करेक्टर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की बात करता है, एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है, इफेक्टिव डिमांड की बात करता है, तो मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डील करता है। सो उसके बाद अपने पास आ जाता है केन्जियन इकोनॉमिक्स ए सिस्टमेटाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ थॉट। केन्स इकोनॉमिक्स जो है 1930 के डिप्रेशन के बाद आई हुई इकोनॉमिक्स है, तो ये अपने आप में जब उस वक्त इकोनॉमी बहुत गिर गई थी, इकोनॉमी में डिप्रेशन का माहौल था, तो धीरे धीरे इकोनॉमी को कैसे ऊपर करना है, क्या किया जा सकता है, एट दैट टाइम इट वाज वेरी इफेक्टिव। तो ये एक सिस्टमेटाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव थॉट जो है केन्जियन इकोनॉमिक्स में मिलता है। केन्जियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म और न्यू लिबरलिज्म। देखो जब केन्स नहीं था, क्लासिकल्स कैपिटलिज्म के बारे में बोलते थे, क्लासिकल्स बोलते थे कैपिटलिज्म से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, मार्केट अपने अपने सब कुछ करती है, मार्केट में फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई सब कुछ करते हैं। लेकिन केन्स धीरे धीरे जब आया 1930 के डिप्रेशन के बाद, तो केन्स ने कहा ऐसा नहीं है, सब कुछ हम कैपिटलिज्म पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, इंटरफेरेंस की भी ज़रूरत है, डिप्रेशन का माहौल है, पेसिमिज्म का माहौल है, तो उसको ऑप्टिमिज्म की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो पहले क्लासिकल्स क्या बोलते हैं कि मनी तो एक बार्टर सिस्टम के को ठीक करने के लिए एक वेल की तरह यूज किया, एक पर्दा है, एक एक्सचेंज के लिए का माध्यम है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन केन्स ने इसके बाद बोला नहीं, ऐसा नहीं है। केन्स ने इससे थोड़ा सा आगे की बात की कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, मनी इटसेल्फ कुड बी ए कमोडिटी, राइट। सो केन्जियन एनालिसिस मेनली इंस्टीट्यूशनल।
तो केन्स का जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी डेटा बेस्ड इकोनॉमिक्स है, काफ़ी इम्पीरिकल स्टडीज़ पे किया गया इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस भी है, रेलिवेंस भी है। आज भी हम देख लेते हैं कि काफ़ी चीज़ों में ये रेलिवेंट है, राइट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, आई टोल्ड यू कि पहले क्लासिकल्स ने स्टेट इंटरवेंशन की बात नहीं की थी, लेकिन केन्स ने स्टेट इंटरवेंशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। क्रूशल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी। तो एक्स एंटे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में समझा के केन्स ने जो है इन्वेस्टमेंट के रोल को बताया, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कौन सा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताया, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, अब इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टैटिक। इकोनॉमिस्ट का मिला जुला सा ये एक व्यू है कि केन्जियन इकोनॉमिक्स तीनों में ही रेफर करती है, स्टैटिक भी है, कंपैरेटिव स्टैटिक भी है, डायनेमिक भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टैटिक क्यों है, क्योंकि इनकम आउटपुट का एक डेफिनेट रिलेशनशिप सा बता दिया। कंपैरेटिव स्टैटिक क्यों है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एट डिफरेंट टाइम्स वो हमें बताया, यानी कि डिफरेंट टाइम के जो है कंपैरिजन बताया। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, एमईसी, लिक्विडिटी, मल्टीप्लायर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। तो तीनों चीजों में ही केन्जियन इकोनॉमिक्स ने डील किया है। थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, तो जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, तो ये थ्योरी हैज बीन गिवन बाय द केन्स। रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेशंस का रोल है इसके बारे में भी केन्स ने जो है बताया कि कैसे एमईसी अपने आप में क्या है, कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशंस। तो जो एक्सपेक्टेशंस का एक रोल होता है इकोनॉमी में उसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। बेस्ड ऑन फर्म एम्पिरिकल फाउंडेशन, एज आई टोल्ड यू 1930 के डिप्रेशन के बाद का ये थ्योरीज है, तो बहुत सारे एम्पिरिकल फाउंडेशन पे ये थ्योरी है। जर्नल थ्योरी, इट्स अ जर्नल थ्योरी, मे बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, तो दैट इज वाई दिस इज द journal theory. Now role of consumption, the psychological law of consumption has been given by the Keynes, जिसमें उसने बताया कि इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ता है जितना इनकम बढ़ता है। तो कंजम्पशन का एक रोल को बहुत अच्छे से उसने समझाया। रोल ऑफ नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स नेशनल इनकम, क्योंकि तभी हम y इज इक्वल टू AE की थ्योरी पढ़ी है हमने, ठीक है। तो नेशनल इनकम का रोल को बहुत अच्छे से बताया है। नाउ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कि इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी इन केस ऑफ केन्जियन, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होता है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट सब कुछ अच्छा हो, जो क्लासिकल्स ने कहा था, नहीं तो हम वर्ड इक्विलिब्रियम नहीं यूज कर सकते। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यू कैन नॉट से दैट दिस इज इक्विलिब्रियम, राइट। देन केन्जियन इकोनॉमिक्स इज मेनली स्टैटिक। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये स्टैटिक है क्योंकि इन्होंने जो है इतना डायनेमिक इकोनॉमिक्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। इट हैज़ इग्नोर्ड द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम। देखो हमें दोनों की ही स्टडी करनी ज़रूरी है, लॉन्ग भी एंड शॉर्ट भी, लेकिन केन्स इज ऑन द अजम्पशन ऑफ शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ओनली। अनरियलिस्टिक कंजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो अजम्पशन है वो बहुत अनरियलिस्टिक है, राइट क्योंकि मार्केट में ना तो परफेक्ट कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, ना ही मोनोपोली। ज्यादातर क्या मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। केन्स थ्योरी इज नॉट अ जर्नल थ्योरी, इट्स मेनली एप्लीकेबल टू द डेवलप्ड कंट्रीज, पर डेवलपिंग कंट्रीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। बेस्ड ऑन द क्लोज्ड इकोनॉमी, सिर्फ 2 ही चीजें ली है, C+I, X-M जो है वो नहीं लिया है, फॉरेन ट्रेड को इग्नोर किया है। केन्जियन एनालिसिस इज नॉट सो एम्पिरिकल। अब कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये ज़्यादा एम्पिरिकल नहीं है। लेबर यूनिट एज द मेजर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट साइंटिफिक। अब लेबर यूनिट को ही आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का मेजर मान रहे हो तो गलत है, क्योंकि एक प्रोफेसर काम कर रहा है, एक रिक्शा पुलर काम कर रहा है, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम, एक जैसा नहीं मान सकते हो आप दोनों को। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का पूरा जो है यूज नहीं किया है, उसका लिमिटेड एप्लीकेशन ही है, क्योंकि डिप्रेशन के माहौल में हम मल्टीप्लायर को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, हाँ बूम में हम जो है अप्लाई कर पाते हैं। लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सलरेशन, हमने कल भी देखा था मल्टीप्लायर के चैप्टर में कि एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल जो है वो इग्नोर किया है केन्स ने, कि फर्दर जो एक
कंजम्पशन है उसका इन्वेस्टमेंट पे और इनकम पे क्या बेनिफिट या क्या इफेक्ट होगा। इकोनॉमिक्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ कोर्स 1930 के बाद की निकली हुई थियरीज है, तो ये मेनली डिप्रेशन को करेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक्स है, लेकिन बूम पीरियड के लिए इतना वायबल नहीं है। इंटरेस्ट इज नॉट अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, इंटरेस्ट सिर्फ मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, रियल फैक्टर्स पे। जैसे अभी की डेट में हमारे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है। इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का रीज़न कोई मॉनेटरी नहीं है यहाँ पे, बल्कि कोरोना वायरस आउटब्रेक है। तो दीज आर द रियल फैक्टर्स, कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स इकोनॉमी में हो सकते हैं, राइट। केन्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेग्नेशन इज अनफाउंडेड। तो केन्स बोलता है कि सेकुलर स्टेग्नेशन हमेशा आएगा। मैंने ये आपको पहले सेकुलर स्टेग्नेशन भी पढ़ाया है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये होता है, एक पॉइंट के बाद एग्रीगेट डिमांड जो है नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इकोनॉमी नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो ये अनफाउंडेड कॉन्सेप्ट है, राइट, सेकुलर स्टेग्नेशन का। ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। ओवर एग्रीगेटिव यानी बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन एग्रीगेटिव्स के बारे में बात किया है, इसको थोड़ा इग्नोर भी किया जा सकता था, ठीक है। इट इग्नोर्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, समझ में आता है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और कॉस्ट को जो है इग्नोर किया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। पोस्ट केन्जियन क्रिटिसिज्म, इसके बाद जो है केन्स का क्रिटिसिज्म इस बातों पे भी हुआ कि आफ्टरवर्ड्स ये चीज़ें उतनी नॉमिनल नहीं है मार्केट में। जो मॉनेटरिस्ट आए उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए, जिन्होंने कहा कि केन्जियन इतना ज़्यादा वायबल नहीं है अब, राइट। तो ये था हमारे पास क्रिटिसिज्म। इसके बाद एक डिफरेंस आता है क्लासिकल एंड केन्स में, जो आप अपने आप करोगे, और एक सिग्निफिकेंस ऑफ केन्जियन थ्योरी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस मेनली डिपेंड ऑन द फीचर्स ऑफ द केन्जियन इकोनॉमिक्स। जो फीचर्स हैं उनको आप इम्पोर्टेंस के तौर पे भी देख सकते हो, उसके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्लासिकल भी पढ़ाई गई है, केन्जियन भी पढ़ाई गई है, तो उसका एक डिफरेंस भी आप जो है अपने आप कीजिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।